स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने रिलीजियस लाइफ देखा था, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ देखा था। आज हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शहर कैसा होता था? एंशिएंट चाइना में शहर कैसा होता था? एंशिएंट चाइना में जितना भी घर हो, शहर हो, गाँव हो, टाउन हो या घर हो या ग्रेव्स हो, सब को ग्रेव्स यानी कबर, वो सब फेंग शुई स्टाइल में बनता था। अब ये फेंग शुई स्टाइल का आप अगर जानते होंगे, इंडिया में हिंदू कल्चर में क्या माना जाता है? वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र होता है ना कि आपको घर का द्वार जो होगा उसे किस दिशा में आपको खोलना है, किस दिशा में घर का जो द्वार होगा उसे बनाना है ताकि गुडनेस है वो आए। ऐसा कुछ मानना आपका जाकर चाइना में भी था। चाइना में फेंग शुई स्टाइल लोग फॉलो करते थे। घर बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, जो मर जाता इंसान उसके लिए कबर बनाने के लिए भी यही स्टाइल फॉलो करते थे। उन लोगों का मानना था कि जिस तरीके से घर जिस एंगल में, जिस डिजाइन से बनाया जाता है, जिस वे से, जिस अरेंजमेंट से बनाया जाता है, वो हमारा सक्सेस को, हमारा हेल्थ को, हमारा हैप्पीनेस को अफेक्ट करता है। तो फेंग शुई सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा नहीं करता बल्कि एनवायरनमेंट को, साइकोलॉजी को और एस्थेटिक नीड्स को भी पूरा करता था। तो एंशिएंट चाइना में घर किस दिशा में बनेगा, कबर बोलिए या फिर शहर बोलिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। देखिए, टाउन शहर सिटी जो था वो लोग ड्रॉन स्ट्रीट पैटर्न में बना होता था। क्रिस क्रॉसिंग राइट एंगल में, क्रिस क्रॉसिंग राइट एंगल में कट करता था और हर हेवी इस एंगल से शहर बना होता था ताकि लोगों को मूवमेंट करने में आसानी हो, सिर्फ इंसान को नहीं, गुड्स को, सर्विस को मूव करने में आसानी हो। और जो मार्केट जो होता था वो ज्यादातर मेन स्ट्रीट में होता था ताकि हर जगह के लोग वहां पर आ सके। और टाउन और सिटीज जो होता था वो उसका चारों ओर बड़ा बड़ा दीवार होता था और एक गेट होता था जो हर शाम को बंद कर दिया जाता था ताकि कोई भी बाहर से अटैक, क्योंकि शाम का टाइम, रात का टाइम आदमी बाहर से ज्यादा अटैक करता है, तो इसलिए। और जितना भी शहर था या टाउन है उसके चारों ओर बड़ा बड़ा दीवार था और एक ही मुख्य द्वार था जहाँ से कोई भी बाहर से अंदर आता था और वो भी शाम को बंद कर दिया जाता था। जो वेल्दी क्लास होते थे वो लोग शहर के एक छोर पे रहते थे और जो गरीब लोग होते वो लोग शहर के दूसरे छोर पे रहते। इससे पता चलता अमीर और गरीब एक जगह नहीं रहते थे। अमीर का अलग सेक्शन था, गरीब लोग का अलग सेक्शन था। देखिए, जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग का घर बहुत अच्छा से डिजाइन से, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करके बनाया जाता था। बहुत सारे पीसेस स्टोन इस्तेमाल किया था उन लोग घर बनाने में। और जो अमीर लोग होते थे उन लोग घर एक फ्लोर से ज्यादा मल्टी स्टोरेड हाउस होता था और उन लोग का बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था और जो रूफ होता था वो पॉटरी टाइल्स का बना हुआ होता था। तो ये अमीर लोग घर ऐसा होता था। और जो गरीब लोग जो रहते थे उन लोग को एक ही फ्लोर होता था, 1 स्टोरी हाउस होता था। और आपका जो रूफ होता था यानी कि जो छत होता था वो आपका जाकर किसका होता था? घास बिचाली का होता था। फिर जो गरीब लोग थे उन लोग पत्थर का, मड ब्रिक का बना हुआ घर में रहते थे। उन लोगों का घर किसी स्टोन और मड ब्रिक से बना हुआ था। जो अमीर लोग होते थे उनका घर लकड़ी का बना हुआ होता था। अमीर लोग का घर लकड़ी का बना हुआ था, गरीब लोग पत्थर से, मट्टी से, ब्रिक्स होता था उससे बनता था। और छत जो होता था आपका जाकर रूफ बिचाली से बना हुआ होता था। अमीर लोग का घर लकड़ी से बना हुआ होता था। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है? देखिए, चाइना का बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस चीज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो हर कोई जानता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का लेंथ आपका जाकर 21,196.18 किलोमीटर ये लेंथ है, इतना लंबा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसका चौड़ाई विड्थ है आपका जाकर 4.6 से लेकर 9.1 मीटर। तो लेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक वॉच टावर था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो सिपाही होते थे उन लोग पहरा देते थे। तो और जो बेस से लेकर हाइट था 2.7 से लेकर 3.7 मीटर हाइट हुआ करता था। ये सबसे पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था शी हुआंग शी ने। किसके लिए बनाया था? जो मंगोल लोग बार बार अटैक कर देते थे, मंगोल लोग अटैक से बचने के लिए बनाया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शी हुआंग शी ने। और ये जो वॉल था इसमें पेट्रोलिंग होता था, वॉचमैन होता था जो रात हो दिन हो हमेशा पेट्रोलिंग किया करता था। और जब कभी भी ये वॉचमैन लोग जब देखते थे कि कोई अगर अटैक कर रहा है तो वो क्या कर देते, लाइट हाउस में होता ना, लाइट जला दिया था, वैसे ही इन लोग कभी लाइट से इशारा कर देते। अब उस टाइम का लाइट तो आज के इलेक्ट्रॉनिकल लाइट था नहीं, तो जो भी उस टाइम का साधन था उसके हिसाब से ट्रूप्स लोग को, जो आर्मी है, उसको इन्फॉर्म कर देते थे और आर्मी वक्त पे तैनात हो जाता था और आपका जाकर बाहर से कोई भी अटैक नहीं कर पाता था। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्रोटेक्शन का साथ साथ वॉच टावर भी था। तो उसके बाद आता टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा से बना हुआ टेराकोटा फिगर जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो हमें
मिलता है जियान का झांगजी प्रोविंस में। जो किंग डायनेस्टी का जो पहला एम्परर था जियान, उसी का आपका जाकर मौसोलियम का पास यानी कि मकबरा का पास हमें मिलता है टेराकोटा फिगर। देखिए टेराकोटा फिगर जो होता था वो पूरा एक जीता जागता इंसान के जरिए लगता था। उसे बहुत एक एक डिटेल बारीकी से बनाया जाता था, उसे बहुत अच्छा से उसके एक डिटेल पे सही तरीके से ध्यान देकर बनाया जाता था। देखिए फिगर का हाइट उतना बड़ा होता था जितना वो इंसान का जिंदगी में रोल होता था, और जो सबसे लंबा होता था वो जनरल माना जाता था कि मतलब जो कोई भी फिगर मान ली कोई भी मूर्ति है अगर उसका हाइट डिपेंड करता था कि वो अपना जिंदगी में कितना ऊंचा मुकाम तक हासिल किया है। और जो जनरल्स होता था उन लोगों का मूर्ति सबसे ऊंचा होता, क्योंकि आर्मी जनरल लोग जो थे सबसे ज्यादा अपना जिंदगी को देश के लिए अपना जिंदगी को दांव में लगा देते थे, तो इसलिए उन लोगों का फिगर जो होता था वो सबसे लंबा होता था। किसका किसका फिगर बनता था आपका जाकर मूर्ति, वॉरियर्स लोग का मूर्ति बनता था, कैरियर्स का मूर्ति बनता था, हॉर्सेस का मूर्ति बनता था, ऑफिशियल्स का, एक्रोबैट्स का, स्ट्रॉन्ग मैन का, म्यूजिशियन, इन लोग का फिगर हम लोग को मिलता है। और इन सब में टेराकोटा आर्मी जिसमें 7000 सोल्जर हुआ करते थे, घोड़ा गाड़ी होता था घोड़ा का साथ, और कैवेलरी हॉर्सेस भी हुआ करता था, ये सब भी डिस्कवर हुआ है। मतलब पूरा एक टेराकोटा का आर्मी, मतलब कि टेराकोटा एक मटेरियल होता है उससे बना हुआ बहुत सारा फिगर मिला है, उसमें से 7000 टेराकोटा से बना हुआ आर्मी मिला है, घोड़ा गाड़ी के साथ आपका जाकर कैवेलरी के साथ। फिर शाह टा बोलिए, टी है इसका स्पेलिंग है, शाह बोला जाता है। चाइनीज पगोडा जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में चाइनीज पगोडा बोलते हैं। चाइनीज पगोडा भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है जो एंशिएंट चाइना ने हमें दिया। तो एंशिएंट चाइना का बहुत सारा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में पगोडा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ना कि चाइनीज लोगों के, दुनिया के लोग भी ये स्ट्रक्चर को अच्छा मानते हैं और एक आर्ट मानते हैं कि बहुत फाइन आर्ट है। देखिए ये एक स्टूपा टाइप टेम्पल है, मंदिर होता है ना वैसे ही कुछ है, इसे शाह कहा जाता है। देखिए असल में जो ये पगोडा है ये इंडियन कंसेप्ट है, लेकिन ये चाइनीज ट्रेडिशन में मिल गया। जब इंडिया का लोग जब बुद्धिज्म जब लेकर वहां गए तो उन लोग का साथ पगोडा जो स्तूपा होता है ना इंडिया में जो बुद्धिस्ट स्तूपा होता है, वैसे ही कुछ आइडिया लेकर वहां भी गए, तो वहां का कल्चर का साथ मिलाकर ये चाइनीज लोगों ने चाइनीज पगोडा बना दिया। हान पीरियड का दौरान में जब बुद्धिज्म लोग चाइना में आना शुरू कर दिए, तब ये पगोडा का शुरुआत हमें वहीं से देखने को मिलता है। हान पीरियड में जब बुद्धिस्ट लोग इंडिया से चाइना में गए तो जाकर वहाँ पगोडास बनाए। ये पगोडास ऊंट का होता था, लकड़ी का बना हुआ होता था और स्क्वायर शेप का होता था। देखिए शॉन्ग्यू टेम्पल और फोर्ट डोर पगोडा लीचेंग में, ये दो सबसे पुराना पगोडा है चाइना का। शॉन्ग्यू टेम्पल और फोर्ट डोर पगोडा लीचेंग में, ये दुनिया का सबसे पुराना पगोडा है और चाइना का तो है ही सबसे पुराना पगोडा। और पगोडा जो था उसमें बहुत सारा फ्लोर हुआ करता, बहुत सारा स्टोरेज होता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा बहुत सारा फ्लोर होता था, और हर फ्लोर को अच्छा से कर्व करके और बहुत अच्छा से उसका रूफ को बनाया जाता था। कि उस दौर में आपका जाकर आज जो हम लोग बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं, उस टाइम तो वैसा कोई कंसेप्ट था नहीं। उस टाइम अगर 1 से 2 फ्लोर बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा टेक्निक लगता है और बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। गरीब लोग तो देखिए मैं पहले बताया एक ही फ्लोर वाला घर में रहते थे, उनका जो छत होता वो बिचाली का होता था, तो लेकिन रूफ को बहुत अच्छा से बनाया जाता था और रूफ लगता था हैंग ग्रैलर झूल रहा है ऐसा रूफ बना हुआ होता था, और बीच में एक सेंट्रल स्टेयरकेस होता था। आप ये पिक्चर में पगोडा को देख सकते हैं। और ये पगोडा इसलिए बनाया गया था कि जो बुद्धिस्ट लोग का जो रिलिक्स है, जो रिमेन्स है, जो मॉन्क्स लोग का रिमेन्स है, जो हाई रिपोर्टेड मॉन्क होते हैं उन लोगों का जो रिमेन्स है, उन लोगों का जो प्रवचन है, उनको यहाँ प्रिजर्व करके रखा जाए। देखिए बाद में बहुत सारा केव भी बनाए, बहुत सारा टेम्पल भी बनाए, सैक्रिफाइस यानी कि बलि देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए अपने एंसेस्टर लोग के लिए। तो पगोडा तो देखिए इंडियन इनोवेशन है जो चाइनीज लोगों ने अपना कर उसे एक नया रूप दे दिया। अब आते आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। देखिए एंशिएंट चाइना में भी आर्ट बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। स्कल्पचर बोलिए, लैकर वर्क बोलिए, पेंटिंग और कोई भी सामान जो डेकोरेटेड होता था, पोर्सलिन, ये सब बहुत जो चाइना क्ले जो मट्टी होता है ना चाइना क्ले, उससे बना हुआ बहुत सारा अच्छा चीज हमें देखने को मिलता है। आज भी जो चीनी मट्टी से बना हुआ बर्तन है या पॉट्स है, ये सब आज भी इंडियन मार्केट में चलता है। तो उस दौर में तो ये सब समझ लीजिए कि उन लोग का यही आपका स्टेटस क्या है, ये सब डिपेंड करता था कि आपके पास कितना अच्छा एंटीक सामान है। देखिए लैंडस्केप पेंटिंग जो था एंशिएंट चाइना में बहुत पॉपुलर था और शैंग डायनेस्टी ने इसे रिकॉग्नाइज किया था ब्रॉन्ज कास्टिंग से। देखिए पहले एंशिएंट चाइना में हर कुछ ब्रॉन्ज से ही बनता था, ब्रॉन्ज रिचुअल चलता था चाइना एंशिएंट चाइना, हर कुछ ब्रॉन्ज से बनता था, वेजल्स हो, बेल्स हो, एक्सेस हो। और उस टाइम में ये दर्शाता था कि ब्रॉन्ज से जो भी चीज बनता है उसका कोई भी आपका जाकर कंपटीशन या कंपटीटर नहीं है। मतलब हर कोई ब्रॉन्ज का बना हुआ आइटम को ज्यादा पसंद करता था। जो क्राफ्ट्समैन उससे बना हुआ चीज बनाता था उसका कोई भी कंपटीटर नहीं माना जाता था किसी भी। चाइना में झॉ पीरियड आया, लोगों ने क्या कर दिया, अलग तरीका का आर्ट को बनाना इस्तेमाल कर लिया। अब जो लोग थे उन लोग लैकर वेयर का इस्तेमाल करने लगे। झॉ
पीरियड का जब खत्म हो गया, जब जॉ पीरियड डिक्लाइन हो गया, उसके बाद लोगों ने क्या किया, पेंट जो दीवार में सीन बनाना होता है, मतलब जो भी वेसल्स होता है, उस सब में क्या कर दिया, सीन बनाना शुरू कर दिया, मतलब डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। होता है ना केव पेंटिंग, देखिए कैसा होता है, वैसे ही कुछ डिजाइन बनाना शुरू कर दिया अपना हर एक चीज में। फिर सिल्क के ऊपर सीनरी बनाना शुरू कर दिया, सिल्क से बना हुआ चीज के ऊपर। और जो हैंड आर्टिसंस लोग थे, उन लोगों ने केरामिक और ब्रॉन्ज फिगर्स को भी अच्छा से बनाया और उससे भी डेवलप किया। देखिए जेड कार्विंग, सिल्क क्लोथ, ये सब को बहुत अच्छा से, बहुत हाई लेवल का, बहुत कलर का ध्यान रखकर एक मल्टी कलर वेजल बनाते थे लोग। मतलब जितना भी एंटीक पीस होता है आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब उस टाइम में बहुत ध्यान से, बहुत एक एक कलर को बारीकी से, एक कलर दूसरा कलर से मैच हो, ऐसा कर करके बनाते थे। फिर हान क्रिएटिव में बुद्धिस्ट आर्ट भी डेवलप हुआ। इंडिया में बुद्धिस्ट आर्ट है ना, हम लोग जब कभी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज बुद्धिस्ट आर्ट भी डेवलप हुआ चाइना में हान पीरियड दौरान, क्योंकि उस दौर में वेस्टर्न चाइना में जो भी टेम्पल मिला है, हमें मिलता है कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो बुद्धिज्म था उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था चाइना में। अब देख लेते हैं कि अचीवमेंट क्या है, क्या किया चाइनीज सिविलाइजेशन ने ये संसार को, इस संसार को दिया। तो पहला सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंशिएंट चाइनीज लोगों का। देखिए बहुत सदियों तक जो सिल्क को बनाना कैसा है ये किसी को पता नहीं था, ये चाइना ने छुपा कर रखा। चाइना लोग सबसे पहले खुद इस्तेमाल करते थे और ये चाइनीज लोगों ने सिल्क से बना हुआ चीज पहनना और सिल्क का इस्तेमाल करना 4000 साल पहले ही से शुरुआत कर दिया था। सिल्क वॉर्म को मलबेरी लीव्स खिलाया जाता था जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। मैच्योर होने के बाद फिर उन लोग अपना ककून बनाते थे। फिर जब ककून पूरा बन जाता था तब फिर वर्कर्स लोग क्या करते थे, उससे वो ककून को क्या करते थे, बॉयल करते थे और उससे रॉ सिल्क बनाते थे। तो याद रखिए उन्हें मलबेरी सिल्क लीव्स जो है वो खिलाया जाता था सिल्क वॉर्म को। सिल्क देखिए कीड़ा होता है, वो जब मैच्योर हो जाता है वो ककून में चले जाता है। फिर ककून के बाद एक आप ये देखिए कैटरपिलर को, वो ककून में चले जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, बटरफ्लाई। तो वैसे ही सिल्क वॉर्म भी है, लेकिन वो जब ककून में जाता है उसी टाइम में उसे गर्म पानी में बॉयल वाटर में दे के उससे रेशम बनाया जाता है, सिल्क, जिसे रेशम कहा जाता है। और इसका भी आपका जाकर इन्वेंशन, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग मान्यता है कि माना जाता है कि एक राजा बैठकर चाय पी रहा था, क्योंकि टी भी का भी इन्वेंशन चाइना ने किया। बोला कि चाय पी रहा था तो उसी टाइम में एक सिल्क का जो ककून है वो गिर गया था उसका चाय में, और उससे एक बहुत जो होता है ना थ्रेड निकला, और वो थ्रेड बहुत जाके मुलायम, बहुत सॉफ्ट था। तो वही से उसको आइडिया आया कि सिल्क को कैसा करके बनाना है। देखिए सेस्मोग्राफ जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है, तो इसका भी इन्वेंशन चाइना के लोगों ने किया। जो हान डायनेस्टी में उनके जो राज दरबार में जो एस्ट्रोनॉमर लोग होते थे, उन लोगों ने सेस्मोग्राफ का इन्वेंशन किया। देखिए ये सेस्मोग्राफ जो है एक वाइन जार का तरह दिखता था। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसका बाहरी सरफेस में जो जार, इसका बाहरी सरफेस में 8 ड्रैगन बना हुआ होता था, और ये 8 जो ड्रैगन है, 8 जो इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन है उसका तरफ इन लोग फेस किया हुआ होता था। मतलब 8 डायरेक्शन पे 8 ड्रैगन बना हुआ होता था जो 8 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, और हर ड्रैगन का मुंह में एक कॉपर का बॉल होता था। फिर ये जो आपका जाकर ड्रैगन है, इसका नीचे टोड होता था, यानी कि मेंढक, और उसका मेंढक का मुंह खुला हुआ होता था। मतलब आपका जाकर ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक जार है, वाइन जार का तरह बना हुआ, और इसका 8 ड्रैगन है जो 8 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 अलग अलग डायरेक्शन का तरफ है। जितना भी ड्रैगन सबका मुंह में क्या है, कॉपर का बॉल है, और उसका नीचे क्या है, टोड है जिसका मुंह खुला हुआ है। और माना जाता था कि ये जो डिवाइस है, इसका अंदर जो भी चीज को एक पेंडुलम रखा गया था, और पेंडुलम जैसे कि हिलता है ना, जरा से भी अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, जरा से भी कोई मूवमेंट, जरा से भी कोई चीज जमीन के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये पेंडुलम हिलता था। और ये पेंडुलम हिलने से क्या होता था, जब अर्थक्वेक आता था तो पेंडुलम हिल जाता था। तो जिस डायरेक्शन पे अर्थक्वेक आता था, उस डायरेक्शन का जो ड्रैगन होता था, उसका मुंह से बॉल खुल के नीचे गिर कर किसका मुंह में चले जाता था, जो टोड नीचे जो मेंढक है उसका मुंह में चले जाता था। इससे जो एम्परर है उसे पता चलता था कि किस डायरेक्शन पे अर्थक्वेक आने वाला, ताकि वो जगह को वक्त रहते खाली करा दिया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था जो चाइनीज लोगों ने किया। देखिए पहले ये 8 डायरेक्शन पे बना दिया गया, ये 8 ड्रैगन को जिसका मुंह में कॉपर बॉल है, और ये जो वेसल देख रहे हैं इसका अंदर एक पेंडुलम है जो हल्का सा भी वाइब्रेशन, जमीन के अंदर जरा सा भी जो वाइब्रेशन होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा, और इसके नीचे टोड है यानी कि मेंढक। और इसके जो मुंह, जरा सा भी मूवमेंट जमीन के अंदर अगर होता तो जिस डायरेक्शन पे मूवमेंट हुआ उस डायरेक्शन का जो ड्रैगन उसका मुंह से बॉल खुलकर टोड का यानी कि मेंढक का मुंह में गिर जाता, जिससे पता चलता था इसी डायरेक्शन पे अर्थक्वेक आने वाला है। फिर चाइनीज कैलेंडर, देखिए चाइनीज कैलेंडर सोलर और लूनर, बहुत कोई है जो चांद को देखकर, चंद्रमा को देखकर डेट डिसाइड करते हैं, कोई को सोलर कैलेंडर को मानते हैं। तो जो चाइनीज लोग थे ये सोलर और लूनर ये दोनों को कैलकुलेट करके उन लोग अपना कैलेंडर बनाए हुए थे। तो नॉर्मल साल जो होता था वो 12 महीना का होता था, और एक लीप ईयर होता था जिसमें 13 महीना होता था। इन लोगों का नॉर्मल दिन 353 से लेकर 353 से लेकर 355 डेज नॉर्मल ईयर में होता था, और लीप ईयर में 383 से लेकर 385 डेज होता था। फिर पेपर
का भी इन्वेंशन चाइना में ही हुआ, और ये सब जितना भी इन्वेंशन है सब ज्यादातर हान डायनेस्टी का टाइम में ही हुआ। तो हान डायनेस्टी जो है इम्पोर्टेंट डायनेस्टी माना जाता है चाइनीज सिविलाइजेशन में, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन का। तो हान डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है पेपर मेकिंग, जिसे मलबेरी जो होता है ना, मलबेरी ट्री का फाइबर को ग्राइंड करके पीस के एक पेस्ट बनाया था, फिर पेस्ट को सुखाकर शीट के रूप में बनाया जाता था। क्या किया जाता था, मलबेरी ट्री जो है उसका फाइबर निकाला जाता था, उसे पीसा जाता था और पीस के एक पेस्ट का तरह बनाया था। वो पेस्ट जो होता है वो एकदम पतला पेपर का तरह हो जाता था सूखने के बाद, शीट होता था। फिर उसे ज्वाइन करके बुक्स, वो जितना भी शीट बनता था उसे बुक्स के रूप में दिखा दिया जाता है या स्क्रॉल बनाया जाता था और उसपे कुछ भी लिखने का था, लोग लिखते थे। देखिए पोर्सलेन, जिसे चीनी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे गुड चाइना भी कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं ना चीनी मिट्टी का बर्तन, तो वही चीनी मिट्टी को पोर्सलेन कहा जाता है, जिसे गुड चाइना भी लोग कहते हैं। ये भी एक फाइन आर्ट है चाइनीज लोगों का। इसमें क्या गया था, मिट्टी को, जो चीनी मिट्टी होता है उसे बहुत पकाया जाता है, और ये जो मिट्टी होता है इसे कैओलिन कहा जाता था। इसे मिट्टी को पकाया जाता फायर में, फिर ये पकने के बाद ये हार्ड हो जाता था, और ये हार्ड होने के बाद बहुत चमकदार होता था। जब ये मिट्टी को क्या है, जो डिजाइन, कोई भी डिजाइन में इसे बना दिया गया। अगर आप पॉटरी बनाने देखे होंगे, पॉटरर क्या होता है, जो कुम्हार होता है वो क्या होता है, मिट्टी से पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है, हटका, हड़िया, बर्तन, जो भी मटका, फिर उसे सुखाता है, सुखाने के बाद उसमें डिजाइन बनाता है, या कोई जो कच्चा मिट्टी होता है उसी में डिजाइन बना देता है। तो इन लोग क्या करते थे, मिट्टी से डिजाइन बनाते थे, फिर उसे आग में पकाते थे, जब वो हार्ड होता वो चमकदार बन जाता था। तो एंशिएंट चाइना में इसे वास बनाया जाता था, जार बनाया जाता था, सॉसर्स बनाया जाता था, बोल बनाया जाता था, और जो रिच लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जार है, वासेस है, सॉसर है, बोल है, ये सब में अलग अलग डिजाइन भी बनाते थे। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये कितना डेकोरेटेड चीनी मिट्टी का बर्तन है, वास है, अलग अलग कलरफुल डिजाइन का बना हुआ होता था। देखिए हान डायनेस्टी में ही चाइनीज लोगों ने एक्यूपंक्चर का भी शुरुआत कर दी है। एक्यूपंक्चर का एक मेडिकल टेक्निक है, दर्द से रिलीफ पाने का एक टेक्निक है एक्यूपंक्चर। ये एक्यूपंक्चर में क्या किया जाता था, दर्द से रिलीफ दिया जाता था, बीमारी का इलाज किया जाता था, और हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता था। इसके लिए क्या होता था, देखिए एक्यूपंक्चर क्या होता है, इसमें एक चार्ट बना हुआ होता था, जिसमें चार्ट में बना हुआ होता, टिप्स दिया हुआ होता था कि नीडल्स को बॉडी का किस पार्ट पे इंजेक्ट करना है ताकि वहां से ब्लड निकले। मान लीजिए कोई भी पार्ट में आपका दर्द है, अगर सर में दर्द है तो वो चार्ट बना हुआ था, अगर सर का दर्द है तो बॉडी का किस पार्ट में आपको ये जो नीडल है उसे इंजेक्ट करना है। तो ऐसे ही हर बीमारी के लिए, पेन रिलीफ के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक चार्ट बना हुआ था, और बना हुआ था कि वो चार्ट में बताया गया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या अपना हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको अपना बॉडी का किस पार्ट पे नीडल को इंजेक्ट करना पड़ेगा। इसको एक्यूपंक्चर कहा जाता है। फिर आता है मैग्नेटिक कॉम्पास। मैग्नेटिक कॉम्पास का भी इन्वेंशन आपका जगह चाइनीज में हुआ। देखिए मैग्नेटिक कॉम्पास का जो इन्वेंशन है, चाइनीज लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था आपका जाकर, ताकि एक सही साइड मिल सके। जो राजा होता था उन लोग का टूम बनाया था, बड़ा बड़ा मकबरा बनाया जाता था, बिल्डिंग बनाया जाता था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया उन लोग वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा मानते थे। जब मानते थे कोई भी चीज डिपेंड करता है, गुडनेस चाहिए आपको, सोसाइटी में अच्छे स्टेटस चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में अपना, और किस एंगल में, किस अरेंजमेंट में आप अपना शहर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या अपना कबर बना रहे। तो ये सब डिपेंड करता था आपका जाकर आप किस स्टाइल पे बना रहे, किस दिशा में बना रहे। तो ये चीज उन लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे ये सब चीज को लेकर। इसी के लिए कॉम्पास इन्वेंशन इसलिए वो मैग्नेटिक कॉम्पास का, ताकि सही जगह का सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों हम लोगों ने आज चाइनीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखा, क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स था वो चीज देख लिया। तो हम लोगों ने कंप्लीट एंशिएंट चाइना के बारे में पूरा पढ़ लिया। हम लोगों ने चाइना का बारे में पूरा नहीं पढ़ा, हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ कवर किया एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। और अगर आप लोग का साथ रहा तो अगर मैं पूरा एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं एंशिएंट वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, फिर मिडिवल वर्ल्ड होगा, उसके बाद फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग घुसेंगे, पूरा दुनिया का इतिहास समझ लिए हम लोग जानते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स में अगर आप लोग मेरा चैनल को फॉलो करते रहिएगा तो जियो पॉलिटिक्स में आप लोग अच्छा मजबूती आ जाएगा। कि जियो पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि अभी जो करंट इवेंट हो रहा है उसे देखकर आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए। हर एक इवेंट का पीछे हजारों साल, सैकड़ों साल का कुछ न कुछ इवेंट जुड़ा हुआ होता है, तब जाकर आज वो रूप हमें देखने को मिलता है। तो जियो पॉलिटिक्स का अगर समझ मजबूत करना है तो उसको आपको इतिहास जानना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए।